नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि मानसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज होने जा रही है। मानसून सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सहमति बनेगी और शाम 4:30 बजे होगी ये सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी ये सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, जिसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक काफी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये चलाया जाए पूरा मानसून सत्र, इस पे फोकस रहने वाला है सर्वदलीय बैठक। यानी कि तमाम पार्टी के यहाँ पे आएंगे मंत्री और ऐसे में सर्वदलीय बैठक की काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जितनी भी पार्टी होती है उसमें ये कोशिश की जाती है कि किस तरीके से मंथन किया जाए ताकि ये जो मानसून सत्र चलने वाला है उत्तराखंड में, इसको कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना हो और जो भी विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रखे और पास हो पाए। इसलिए सर्वदलीय बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसका वक्त 4:30 बजे बताया जा रहा है। काफी बता दें कि काफी कुछ अहम है, इसमें विशेष एजेंडा जो है इसमें तमाम पार्टियों की तरफ से तय किया जाएगा और मानसून सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सहमति बनती है सर्वदलीय बैठक में, जो कि 4:30 बजे होने जा रही है। क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है 5 सितंबर से 8 तारीख तक चलेगा। ऐसे में ठीक उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उनकी अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होगी। रितु खंडूरी की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो मानसून सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। इसके प्रयास लगातार रितु खंडूरी की तरफ से किया जा रहे हैं। मानसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज होने जा रही है, जिसका वक्त 4:30 बजे बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे से जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड है उत्तराखंड के। सर, ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में आपके पास? मानसून सत्र शुरू होगा और 8 तारीख तक ये चलेगा। 4 दिवसीय सत्र होगा। तो इससे पहले आज जो है विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और उसमें सदन की कार्रवाई का बाकायदा एजेंडा तैयार किया जाएगा कि सदन की कार्रवाई किस तरह चलेगी और क्या क्या विधानसभा के पटल पर आएगा। यानी कि सदन की कार्रवाई का पूरा एजेंडा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम दलों के जो प्रतिनिधि होंगे वो शामिल होंगे और सरकार कोशिश करेगी कि 4 दिन का जो सत्र है, क्योंकि अवधि बहुत कम है, वो सुचारू रूप से चले और जो भी जन समस्याएं हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको सुचारू रूप से रखा जा सके, किसी तरह का विवाद वहां पर ना हो। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मानसून सत्र है उसमें इस बार सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ साथ जो 10% शैक्षिक आरक्षण है राज्य आंदोलन कर्मचारियों का, उसका एक विधेयक यहाँ पर पेश किया जाएगा और वार्षिक जो लेखा प्रत्यावेदन रिपोर्ट है वो भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। लेकिन जिस तरह के अभी तक के जो हालात हैं, विपक्ष बहुत आक्रामक दिखाई दे रहा है, तक केवल उसके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये सत्र इस बार हंगामेदार होगा। लेकिन आज सर्वदलीय समिति की जो बैठक होगी उससे भी बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी, बुलाई गई है, शांतिपूर्ण ढंग के तरीके से चलने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि विपक्ष सहयोग करेगा। बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि इस बार भारी बारिश हुई है, काफी नुकसान हुआ है, सड़कें तक टूटी हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उन सबका हल किया जाए। इसके साथ साथ आपदा की दृष्टि से भी काफी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए और प्रदेश में जो राहत आपदा सामग्री है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं उठ पाई, ये मुद्दा वहां पर उठने की उम्मीद है। अंकिता वाला मामला एक बार सदन के पटल पर, हालांकि पिछले दिनों भी ये मामला उठा था, लेकिन इस बार फिर विपक्ष इसको सदन पर उठाने की पूरी कोशिश करेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुत तल्ख तेवर इस समय विपक्ष के हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि हंगामेदार इस बार का ये सत्र होने जा रहा है। लेकिन सर्वदलीय समिति की बैठक, क्योंकि इस तरह से कहा जाए कि परंपरा है, विधानसभा में होती है, तमाम दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वही एक परंपरा आज भी सदन में रखी जाएगी। विधानसभा में ये बैठक 4:30 बजे बुलाई गई है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब सत्र चलेगा तब हंगामेदार होता है या शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आ रही है बीजेपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की बनाएगी रणनीति। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज होगी बैठक में विपक्ष के सवालों समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। कल से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, ऐसे में आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी इस पर रणनीति बनाने वाली है। बीजेपी के विधान मंडल के विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। आगे के दिशा निर्देश भी उनको दिए जाएंगे और ऐसे में किस तरीके से निपटना है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मॉनसून सत्र चले, इसको लेकर भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कोशिश यही है बीजेपी की कि पूरा जो मॉनसून सत्र है वो हंगामेदार ना हो, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर उठा सकता है इस पे सवाल और ऐसे में हंगामेदार रहने की भी आशंका ये जताई जा रही है। फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये सत्र पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसके लिए बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें बैठक में विपक्ष के सवालों समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। दिशा निर्देश भी यहाँ पे विधायकों को दिए जाएंगे और ऐसे में कल से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। बहुत कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कि इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार ना हो, क्योंकि इनके 3 से 4 दिन का ये मॉनसून सत्र है और ऐसे में कई ऐसे विधेयक है जो कि सदन के पटल पे रखे जाने हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र है। कोशिश की जा रही है कि जो हंगामा है वो हावी ना हो काम पे और इसलिए ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विधानमंडल के विधायकों की बैठक होने जा रही है। दिशा निर्देश यहाँ पे विधायकों को दिए जाएंगे कि किस तरीके से निपटना है और किस तरीके से शांति बनाते हुए इस पूरे मॉनसून सत्र को खत्म करना है। और बागेश्वर में थम गया है प्रचार का शोर। जिले के सीमाएं 3 दिन के लिए कर दी गई है सील। बागेश्वर में मंगलवार को डाले जाएंगे वोट। 8 सितंबर को होगी मतगणना। आज 188 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। उपचुनाव में 1,18,311 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। और बता दें कि यहाँ पे काफी ऐसे पुरुष और महिला वोटर की संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए कल होने वाला है चुनाव, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही है, वहाँ पे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो मतदान की तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो 118 मतदान स्थल बनाए गए उनके लिए आज सभी जगहों पर जो पोलिंग पार्टियां वो आज यहाँ से बागेश्वर जिला मुख्यालय से यहाँ से रवाना कर दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर में जो 1,18,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतदान इस उपचुनाव में यहाँ पर कर सके, उसके लिए सभी सियासी दलों के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उसने भी पूरी तैयारी यहाँ पर करी है। जागरूकता प्रसार यहाँ पर बढ़ा है। जो नए मतदाता हैं उन मतदाताओं से भी अपील यहाँ पर करी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर करें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको बनाए रखने में वो अपने सहयोगी की भूमिका अदा यहाँ पर कर सके। इसके अलावा सियासी दलों ने भी मतदान के लिए अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी, शाम 5 बजे तक मतदान यहाँ पर होगा और 1,18,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मतदान प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जिसमें 60,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता है, 58,000 से ज्यादा महिला मतदाता है, जिनके कंधे पर काफी जिम्मेदारी यहाँ पर कही जा सकती है उपचुनाव को लेकर। प्रशासन भी तैयार है, सियासी दल भी तैयार है। देखना यह होगा कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए किसके भाग्य का फैसला यहाँ पर करती है। जो ईवीएम है उन ईवीएमों में किस प्रत्याशी को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम यहाँ पर करती है। जी बिल्कुल, तैयारी तो पूरी हो चुकी है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो खुद सुबह के मुखिया जो है वो धरातल पे उतरे थे और लोगों के बीच जाकर चाय पे चर्चा की थी। अभय, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर अपनी जो तैयारियां थी, जो धरातल पर थी, उसको करने का काम यहाँ पर किया था। चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हो, बीजेपी का प्रदेश संगठन हो, वो पूरी तरीके से उपचुनाव के लिए यहाँ पर जी जान से जुटा हुआ नजर आता। उस सबका प्रयास यही था कि इस सीट पर बीजेपी पुनः और जीत हासिल करे और जीत चंपावत से बड़ी यहाँ पर हासिल हो, ताकि जो सरकार के तरफ से जो योजनाएं प्रदेश में लागू की गई है, जैसे की जो योजनाएं लागू की गई उन योजनाओं से जनता लाभान्वित हो सके। तो ये कहा जा सकता है कि बागेश्वर के इस उपचुनाव के लिए जनता भी तैयार है, बीजेपी हो या सियासी दल हो वो भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। समय कुछ घंटों का ही बचा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया होगी वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे बीजेपी का दबदबा 20 सालों से रहा है, इसलिए बीजेपी के लिए भी यहाँ पे साख का दाव लगा हुआ है।
ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि अभी बागेश्वर का उपचुनाव है, जिसके बाद निकाय चुनाव होना है और फिर सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर जो बीजेपी कर रही है, जिसके लिए पूरा बूथ स्तर का जो मैनेजमेंट है इसको सुदृढ़ करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बागेश्वर चुनाव ये लोकसभा चुनाव से पहले का वो बड़ा सेमीफाइनल है जिसे बीजेपी यहाँ पर जीतना चाहती है, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये कह सकते हैं कि जो चंदन रामदास जी थे, जो दिवंगत कैबिनेट मंत्री रहे, वो इस सीट पर विधायक चुनकर आए और ये सीट बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि जीती हुई सीट यहाँ पर हम हमेशा समझी जाती थी। लेकिन इस बार जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां यहाँ पर करती, तो ऐसे में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लिए भी ये सीट पुनः जीतना बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी का जो पूरा संगठन है जी बिल्कुल, और 8 सितंबर को अब साफ हो जाएगा कि किसकी जीत यहाँ से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसएसपी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए विधानसभा सत्र की तैयारियों का यहाँ पे खुद पुलिस निरीक्षण कर रही है, क्या अपडेट है आपके पास? तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही है धरातल पे? देखिए, मानसून सत्र को अंदर मतलब विधानसभा के अंदर और बाहर से सुरक्षित रहे, इसको लेकर तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो धरातल पर नजर आ रहा है। और इसको लेकर जो एसएसपी है देहरादून के वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो यातायात प्लान रहेगा और साथ साथ सुरक्षा को लेकर विधानसभा की किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई जाए, साथ साथ पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस विभाग है वो धरातल पर नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून का सत्र है, 5 से 8 तक ये सत्र रहेगा और ऐसे में बैरिकेडिंग भी की जाएगी। और जो 200 मीटर का दायरा होगा पूरे विधानसभा के आसपास का, तो वहां पर 144 धारा लगाई जाएगी ताकि जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो एक जगह पर, और ये रोका जाएगा। शांति भंग पर भी अगर लोगों का चालान काटा जा सकता है, जो अगर 4 से 5 लोग एक साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये सत्र होगा काफी शांतिपूर्ण होगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां धरातल पर नजर आ रही है। जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि सीमाएं भी सील कर दी गई है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, रूट की बात की जाए तो जिस तरह रिस्पना पुल के पास जो बात की जाए तो ये विधानसभा पड़ती है और ऐसे में ये मुख्य मार्ग है, कहा जा सकता है हरिद्वार जो यूपी की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है और ऐसे में इसे सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में इनके लिए रूट डाइवर्जन किया जा रहा है। हरिद्वार बाईपास से इन्हें निकाला जाएगा, गाड़ियों को जो भारी वाहन है उन्हें रोका जाएगा ये 4 दिनों के लिए। और उसकी बात सीमाओं की बात की जाए तो सीमाओं में चेकिंग बढ़ाई गई है कि कोई ऐसा तत्व ना है जिससे खतरा भी हो सके, क्योंकि इस ऐसे में जो 4 दिन है काफी अलर्ट रहती है पुलिस। सीमाओं में भी जो सघन चेकिंग अभियान है वो चलाया जाएगा ताकि कोई भी जो अराजक तत्व है वो विधानसभा के आसपास ना मंडराए और साथ साथ जो सुरक्षित हो, क्योंकि विधानसभा एक बैकबोन की तरह होती है। अगर सरकार की बात की जाए, अगर उस पर कोई हमला होता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी ठहरने के बल पे आ जाती है। तो ऐसे में उसे सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। स्टेट के लिए विधानसभा बहुत जरूरी होती है, इसलिए जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए रूट प्लान बनाए हैं और जो बॉर्डर्स है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो ये 4 दिन का सत्र चले वो काफी सुरक्षित हो। जी, यानी कि सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ना सिर्फ पन्नों पे बातें दिख रही है, धरातल पे भी काम नजर आ रहा है कुल मिला के। तुषार जी हाँ, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो धरातल पे काम नजर आ रहा है, क्योंकि किस तरह से जो देहरादून के एसएसपी है दिलीप सिंह कुमार वो कल अपनी टीम के साथ वहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आए और उन्होंने बैरिकेडिंग मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ साथ जितने भी पुलिस बल है उन्हें निर्देशित किया गया है कि अपनी ड्यूटी सतर्कता से की जाए और सभी जो अराजक तत्व हैं या फिर संदिग्ध पाए जाए उनकी चेकिंग की जाए। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है धरातल पर नजर आ रहा है कि
कि जो सुरक्षा व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, क्योंकि लोगों को काफी तकलीफ होती है ऐसे में, क्योंकि मानसून सत्र के और दौरान ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि जब मानसून सत्र चल रहा है तो सुरक्षा के अच्छे और पुख्ता इंतजाम जो कि नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आ रही है कि रजिस्ट्रार कार्यालय फर्जीवाड़ा में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने पुलिस को लिखा है पत्र और ऐसे में बता दें कि 7 मुकदमों का मांगा है ब्यौरा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी करेगी कार्रवाई। 100 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। ईडी ने पुलिस को पत्र लिखा है और मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 मुकदमों का ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी अब आगे कार्रवाई करेगी। तो 100 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। ईडी ने पत्र लिख दिया है और जो पूरा मसला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें खुद सीएम ने यहाँ पे सख्ती अपनाई थी और सीएम ने कहा था कि कोई भी यहाँ पे ढिलाई नहीं दिए जाने चाहिए। और उसके बाद देखिए ईडी भी लगातार इस पूरे मामले में नजर आ रही है। अब ईडी ने पुलिस को पत्र लिखा है। 7 मुकदमों का पुलिस से ब्यौरा मांगा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी अब आगे की कार्रवाई करेगी और आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में 100 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ऐसे में अब ईडी के हाथों कमान सौंप दी गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चमोली के थराली ग्वालदम में दौरे का दूसरा दिन है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह ठंड के बीच एसएसबी कैंप में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और इस दौरान ग्वालदम की सुंदर एवं मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए त्रिशूल पर्वत के दर्शन किए, सूर्यदेव को नमन किया। बता दें कि जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक चमोली प्रेमेंद्र डोभाल और डीआईजी एसएसबी अनिल कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले एक मॉनसून सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने बताया कि सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका हंगामा करने की रहेगी, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष सिर्फ हंगामा करता आया है। साथ ही कहा है कि यह मॉनसून सत्र राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए जाना जाएगा, जिसकी तैयारी धामी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। कांग्रेस का काम हंगामा करना है। तमाम विधानसभा सत्र आप लोगों ने भी देखे हैं, वहां पर हंगामा करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जो प्रश्नकाल होता है, उसको भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा और कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना, अपना विरोध दर्ज करा देना, कांग्रेस यहाँ तक सीमित हो गई है। तो चर्चा में ठीक प्रकार से हिस्सा नहीं लेती है, न ही कोई समाधानों के ऊपर कोई बात करती है। वो करेंगे क्योंकि उनका आचरण यही है। और उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के सेंट्रल ऑब्जर्वर राजेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि भाजपा ने भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न और अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने और कांग्रेस को चुनाव में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिस वजह से भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रेक्षक को बदलने की मांग की है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने प्रेक्षक पर कांग्रेस को संरक्षण देने और भाजपा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। और लक्सर में एआरटीओ ने विभागीय टीम के साथ मिलकर हाईवे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई स्कूली बसों और अन्य दर्जन भर से अधिक वाहनों का चालान काटा गया है, जिस वजह से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं एआरटीओ की कार्रवाई पर निजी स्कूल संचालक गोपाल अग्रवाल ने सवाल उठाया और कहा है कि एआरटीओ द्वारा स्कूलों के वाहनों का गलत ढंग से चलाना
चालान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर स्कूलों का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। ये लक्सर में जो स्कूल वाहन चल रहे हैं उनके चेकिंग का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत अभी तक 15-20 वाहनों के चालान हो चुके हैं। इनमें 2 स्कूल बसों को बंद भी किया गया है और कुछ स्कूल वाहनों के मानक पूरे न होने पर चालान हुए हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों के भी चालान किए गए। ARTO डिपार्टमेंट शोषण कर रहा है, नई गाड़ी को सीज कर रहा है, सिर्फ ये कह के कि साहब इसका जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई, जबकि गाड़ी जो है अभी शोरूम से आई है। हमारे एजेंट ने कहा मंडे में गाड़ी को भेज दें, लेकिन हमारे साहब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही बच्चे बीमार हो जाएं, चिलबिलाते रह जाएं इस गर्मी में, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल ऐप रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि सेल ने खोए और चोरी के 302 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाकर बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से ये मोबाइल रिकवर किए गए हैं। साथ ही कहा है कि इस साल अब तक पुलिस ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए के 630 मोबाइल रिकवर किए हैं और एसएसपी का कहना है कि मोबाइल रिकवरी की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है, लेकिन इस देवभूमि में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय ऐसे कार्यों को करने में लगा देते हैं जो सभ्य समाज और शिक्षा के नियमों के खिलाफ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जनपद के बाहर पीली गांव के एक स्कूल की, जिसका एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को शिक्षक के द्वारा स्कूल में टॉयलेट को साफ करने में लगा दिया गया है। तो वहीं जो कहीं पर भी बच्चों को शिक्षा देने के नियमों में नहीं आता है। स्कूल प्रबंधन को इस कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बकायदा बजट भी दिया जाता है, जिसका ये स्कूल पालन नहीं कर रहा है। वहीं वायरल हो रहे वीडियो में छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र अभी इस काम को करने की नहीं है और ना ही वो इसका सही मतलब भी समझ पाते हैं, उनसे टॉयलेट को साफ करने का काम कराने का काम किया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। मसूरी में सामाजिक संस्था रॉबस्टर वर्ल्ड द्वारा मसूरी अंबेडकर चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कई युवाओं के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं पिक्चर पैलेस चौक पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। वहीं इस मौके पर रॉबस्टर वर्ल्ड संस्था द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष को मसूरी में पॉल्यूशन टिकट लगाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में एक 49 वर्षीय व्यक्ति को करंट लगने से मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को व्यक्ति केबल के काम के लिए टेलीफोन के पोल पर कार्य कर रहा था। इस दौरान ऊपर से गुजर रही 11 kV की बिजली की लाइन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह बिजली विभाग की हाईटेंशन लाइनें झूल रही है, लेकिन विभाग उनको सही नहीं कर रहा है। तो देखिए, पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं निकल के सामने आई है। जो लापरवाही निकल के सामने आई बिजली विभाग की, एक बार फिर से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बता दें कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हंगामा जोरदार यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।